नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में और मैं आपके साथ हर बार की तरह सुष्मिता तिवारी। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, वो सपा प्रवक्ता हैं यश भारतीय जी। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर मेरा सवाल है या मैं अपना कहूँ या जनता का सवाल कहूँ, हिडेनबर्ग पे काफ़ी चहचहाहट चल रही थी, बहुत विपक्ष भी कह रहा था कि शेयर्स गिरेंगे, बहुत बड़े-बड़े दावे किए जा रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, हम लोग जो हैं वो किसी भी चीज़ को गिराने की बात नहीं करते। हम तो सावधान करने की बात करते हैं, जो विपक्ष का काम है। सरकार की जो नीति रीति है, जो कार्यप्रणाली जिस तरीके की, वो इसी तरीके की हर चीज़ ध्वस्त होगी। बताइए, देश में शिक्षा ध्वस्त है या नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त है कि नहीं, नौकरियों का मामला ध्वस्त है कि नहीं है, लगातार रेलगाड़ियों का हादसे और दुर्घटनाएं हो रही हैं, पानी का जिस तरीके से कोहराम है, कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की, तो हर तरीके से त्राहिमाम मचा हुआ है। तो जो घटना हुई है उस तरीके से हमें लगता है कि देश की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ेगी, शेयर मार्केट बिगड़ेगा, उसके लिए हम चेतावनी सरकार को देते हैं। बेहतर काम होना चाहिए, उस बात को बात करते हैं, लेकिन सरकार अगर अनभिज्ञ बन करके काम करे, जनता की बात को ना सुने, विपक्ष की बात को ना सुने, किसी भी संकट में ऑल पार्टी मीटिंग्स ना बुलाए, नेताओं के सुझाव को ना सुने, ये तो तानाशाही है, अघोषित आपातकाल है, उसी के खिलाफ बहुत सारी सरकार की अंक गणित के खेल हैं। सरकार अपनी चीजों का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। आपको ध्यान होगा, जब सरकार के 2 साल पूर्ण हुए थे तो किस तरीके से सरकारी तरीके से झूठ फैलाने का काम किया गया कि हमने बॉर्डर किस तरीके बना दी, विदेशों की सीमाओं की फोटो दिखा करके ये बताया गया कि देश की सीमाएं हैं। वो साफ साफ झूठ था। कौन फैला रहा था? सरकार फैला रही थी। विदेशी कोल माइंस को दिखा करके, फोटो दिखा करके बताया जा रहा था कि हमने देश की कोल माइंस इस तरीके पर, वो कौन कर रहा था? सरकार कर रही थी। और भी तमाम ऐसी गड़बड़ियां सरकार ने अपनी उपलब्धियां बता करके झूठ फैलाया है। तो लगातार झूठ सरकार जब फैला रही है तो झूठ से नुकसान किसको होगा? देश को होगा, देशवासियों को होगा, क्योंकि सरकार पर दुनिया विश्वास करती है, जनता विश्वास करती है। तो सरकार का कोई भी गलत काम होगा तो उससे देश की साख पर असर पड़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ेगा। अभी अगर कोई चीज खराब नहीं हुई है तो ये तो बेहतर अच्छी बात है कि हम खराब होने से बच गए, अर्थव्यवस्था हमारी ठीक चले, ये हमारा मानना है, और सरकार उस पर काम करे। अगर क्रैश नहीं हुआ है मार्केट, ध्वस्त नहीं हुआ है मार्केट, तो ये बेहतर चीज है। लेकिन इस मार्केट का फायदा किन लोगों को हो रहा है? कुछ चुनिंदा लोगों को। बाकी अगर आप देखिए, मार्केट में जाके छोटे व्यापारियों से पूछिए, मिडिल क्लास फैमिली से पूछिए जो व्यापार कर रहे हैं, पूरा मार्केट ध्वस्त पड़ा हुआ है। जब से नोटबंदी और जीएसटी लाई गई है, कहीं भी मार्केट सर्वाइव नहीं कर रहा है। लगातार व्यापारियों के आत्महत्या के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उनको संरक्षण देने के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। तो इन सब सरकार को ध्यान देना है। केवल शेयर मार्केट तक काम करने से काम चलने वाला नहीं है। हम लोग उसी बात को आपसे और था कि अभी चुनाव से 2024 के चुनाव से पहले जातीय जनगणना की बहुत बात हुई थी, और चाहे अखिलेश यादव जी हो या राहुल गांधी हो, पूरा विपक्ष संविधान की एक छोटी सी किताब लेकर के हर जगह अपने बयान को सर्वोपरि रख रहे थे। लेकिन अब जब जरूरत है तब कोई बोलबाला नहीं है उतना, मतलब उतने दम के साथ नहीं रखा जा रहा है अपने मत को। देखिए, संविधान, आप अपने आप को करेक्ट कीजिए, संविधान की कोई छोटी सी किताब नहीं है। संविधान अपने आप में एक बड़ी चीज है। जी बिल्कुल, बड़ी चीज है। किताब छोटी बड़ी मैं आंकना ये भारतीय जनता पार्टी के कि वो छोटी किताब क्यों, बड़ी किताब क्यों, उसका रंग कौन सा, ये सब काम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर छोड़ दीजिए। आप लोग इसमें मत पड़िए। हम लोगों को सबको मिलकर ये काम करना है। संविधान ने जो हमें मूल अधिकार दिए हैं, उन मूल अधिकारों से किसी को वंचित ना हो, हर व्यक्ति सुरक्षित रहे, बेहतर उसको अवसर मिले, उसके अवसरों से उसको वंचित ना रखा जाए, हर व्यक्ति खुशहाली की जिंदगी जिए। जो बाबा साहब ने संविधान दिया था वो खुशहाली जीवन में आए, उस सब चीजों को ध्यान में रख के दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि मनुस्मृति रहे, मनु महाराज को स्थापित करें, वो मनुस्मृति जो जाति के आधार पर किसी को बड़ा और जाति के आधार पर किसी को छोटा बनाती है। हमारी लड़ाई उसी की खिलाफत में, इसीलिए हम जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। जब जातीय जनगणना होगी तो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, चाहे वो संवैधानिक अधिकारों के माध्यम से जिसको सामान्य वर्ग में रखा गया है या जिसको असामान्य वर्ग में रखा गया है, जिसको सूची में रख के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक या अलग किसी व्यवस्था में रखा गया है, उसको मूल अधिकार कैसे दें? अभी सरकार जितनी भी योजनाएं बनाती है, विशेषकर ओबीसी वर्ग के लिए, 1931 में जो अंतिम जनगणना घोषित हुई है अंग्रेजों द्वारा, उसी के हिसाब से बनाती है। आप कल्पना कीजिए, आज हम 2024 में जी रहे हैं और योजनाएं बनेंगी 1931 की जनगणना से। कैसे विकास हो पाएगा? कैसे डेवलपमेंट हो पाएगा? आज जब चिट्ठियों का काम खत्म हो गया, हम ईमेल पे आ गए, व्हाट्सएप पे आ गए और वेबसाइट पे आ गए, सूचना तंत्र का माध्यम बहुत तेजी से विकसित हो रहा है, लेकिन आपकी जनगणना का माध्यम वही स्लो है। माननीय अखिलेश यादव ने इस बात को कहा, सरकारें अगर जाति जनगणना नहीं करा पा रही हैं, सरकार अपना गद्दी छोड़ दे, हमें दे दे,
हम 6 महीने में जातीय जनगणना करके दिखाएंगे, बेहतर व्यवस्था देंगे, लोगों की मूल अधिकार देंगे, प्रतिनिधित्व बढ़ाएंगे, हिस्सेदारी बढ़ाएंगे और जो वंचित शोषित समाज है उसको मुख्य धारा में लाने की काम करेंगे और उनके लिए बेहतर योजनाएं बनाएंगे। जी, एक सवाल मैं आपसे और पूछते चलूं कि अभी जो ईडी है दोबारा से राहुल गांधी पर हावी हो रही है। जो चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, वो चरित्र तो यही है, संवैधानिक व्यवस्थाओं का गलत इस्तेमाल करना, जो संवैधानिक शक्तियां हैं उनको गलत इस्तेमाल करना, और वो दिख रहा है लगातार। वो चाहे जनता द्वारा चुने गए हो मुख्यमंत्री हो, एक प्रदेश के नहीं 2-2 प्रदेशों के, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके खिलाफत में काम किया और अन्य लोगों को जिस तरीके से प्रताड़ित कर रही है, तो वो दिख रहा है कि ये जो संस्थाएं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, अन्य जो चीजें हैं, उन सब का दुरुपयोग, उपयोग नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी, दुरुपयोग करती है और गलत इस्तेमाल करती है। आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी में जो बड़े बड़े नेता हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? जब नितिन गडकरी जी के ऊपर एक बात आई थी कि उन्होंने शेल कंपनीज बनाई है, जांच हुई थी, आखिर उस जांच का क्या हुआ? 300 से ऊपर शेल कंपनियां निकली थी, क्या नितिन गडकरी जी के ऊपर कार्रवाई हुई? भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर तमाम आरोप लगे, उन जांचों में वो बरी हो गए, अमित शाह जी को तड़ीपार तक किया गया, क्या हुआ उन सब बातों का? गुजरात में इतना बड़ा दंगा, इतनी बड़ी हिंसा, इतनी बेमनस्ता फैलाई गई, थाने के अंदर, थाने के सामने अनुसूचित जनजाति के जाति के लोगों को गाड़ियों से बांध करके पीटा गया, ये सब गुजरात में हुआ ना। यही तो गुजरात मॉडल भारतीय जनता पार्टी देश में लागू कर रही है, असमानता का, और हम उसी के खिलाफ है। जो अन्याय और अत्याचार, चाहे वो महिला पुरुष के नाम पे हो, चाहे रंग भेद के नाम पे हो, चाहे जाति के आधार पे हो, चाहे आर्थिक आधार पे हो, अमीरी गरीबी के नाम पे जो असमानता देश में फैल चुकी है, हम उसको खत्म करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको और बढ़ा रही है। आप देखिए, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। आखिर कब तक ये चीजें चलेंगी? आत्महत्याओं का दौर कब तक चलेगा? किसान आत्महत्या कर रहा है, व्यापारी आत्महत्या कर रहा है, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं नौकरी न पाने के कारण, सही समय पे ना परीक्षा हो रही, ना परीक्षाओं के परिणाम आ रहे हैं। हर जगह केवल और केवल भ्रष्टाचार की बात हो रही है, चाहे वो सरकार के अंदर, अब तो सरकार के अंदर से आवाजें उठने लगी। इसीलिए गुमराह करने के लिए, चाहे वो कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट लगाने वाली बात हो या अन्य तरीके की बातें हो, भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों को लेकर के आती है ताकि मूल अधिकारों से वंचित रख सके और लोग अपने मूल अधिकारों के लिए आवाज ना उठाएं। सर, लेकिन अब तो ज्यादा से ज्यादा यूपी के अंदर आपकी सीटें निकल के आई हैं, तो आप लोग क्या जनता के लिए कर रहे हैं? नहीं, जनता के लिए सदन में जो चीजें होनी चाहिए, सदन में क्या बेहतर होना चाहिए, हम उसकी बात कर रहे हैं। और जो भी चीजें लेकर के भारतीय जनता पार्टी आ रही है, जो गलत चीजें, उनके खिलाफत में हम दमदारी के साथ में खड़े हुए हैं और हर शोषित, वंचित, पीड़ित के साथ में हम उसकी आवाज बन के खड़े हुए हैं। आप देखिए, अब एक नई राजनीति लेकर के आ गए। आपने सेना की संपत्ति देश के अंदर सबसे ज्यादा थी, रेलवे की संपत्ति सबसे ज्यादा थी, आपने सेना की संपत्ति किसको देने का काम किया? अयोध्या के अंदर आपने रविशंकर प्रसाद जी को देने का काम किया, अडानी को देने का काम किया और आपने बाबा रामदेव को देने का काम किया। क्यों दी सेना की जमीन? वो सेना की जमीन जिसका प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल होता था, फायरिंग रेंज के लिए इस्तेमाल होता था, आपने वो अपने चहेतों को दे दी। यही आप देश भर में कर रहे हैं सेना की जमीन के साथ में। दूसरी सबसे ज्यादा जमीन रेलवे के पास है, तो रेलवे को जमीन आप लीज पे प्राइवेट रेलवे स्टेशन के नाम पे या अन्य व्यवस्थाओं के नाम पे जमीन दे रहे हैं। वही काम अब वक्फ बोर्ड पे आप नजर डाल करके, अब वक्फ बोर्ड, क्योंकि आपको लगता है कि जमीन उनके पास ज्यादा है, वक्फ का असल मायने क्या है? खुदा के नाम पे, भगवान के नाम पे अगर मेरे पिताजी ने कोई जमीन दान दी है गरीबों के लिए, बेहतरी के लिए, तो उसमें आपत्ति क्या है? वो जमीन इकट्ठा होकर के आज बड़ी संपत्ति बन गई है, उसका बेहतर इस्तेमाल हो, इस पे काम होना चाहिए। कब्रिस्तान के लिए, मस्जिदों के लिए, अस्पताल के, शैक्षणिक केंद्र के लिए, जो वक्फ बोर्ड के लोग या मुस्लिम समाज के लोग कर रहे हैं, मदरसा के माध्यम से शिक्षा का काम कर रहे हैं, मस्जिद के माध्यम से एकता की दुआ करते हैं, एकता का प्रतीक बनता है, वो सारे काम हो रहे हैं। कब्रिस्तान और शमशान की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। आप देखिए, हम लोग को बदनाम किया किस तरीके से कि बिजली की आपूर्ति में ईद और दिवाली बना दी उन्होंने। आदमी का जो अंतिम समय होता है उस पर भी राजनीति करी भारतीय जनता पार्टी ने, शमशान और कब्रिस्तान पे। तो राजनीति के जितने निचले स्तर पे या घटिया स्तर पे भारतीय जनता पार्टी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी केवल इसीलिए जा रही है क्योंकि सरकार में रहते हुए उन्हें लोगों को देना है और देने में वो 100% नाकामयाब है। इसीलिए गोलमोल करके लोगों को घुमाने के लिए सारे नए नए विषय लेकर के आते हैं और विपक्ष को बदनाम करते हैं। राहुल गांधी जी ने भी वही आशंका दर्शाई है कि ईडी के माध्यम से उनकी गिरफ्तारी या उनके ऊपर आरोप लगा करके अपमानित करने का काम होगा विपक्ष को। और जो मुख्य बिंदु हैं, जो मूल अधिकारों की मांगे हो रही हैं, जो सरकार अच्छे से काम करनी चाहिए, उनसे लोगों को
हटाया जा सके, उन नजरों से लोगों को हटाया जा सके और भ्रमित किया जा सके, ये उनका मूल काम है। क्या ऐसा हो रहा है कि आपकी यूपी में अब काफ़ी सीटें आ चुकी हैं, तो अब अखिलेश यादव जी भी धर्म की राजनीति खेल रहे हैं? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि वो मंदिर की स्थापना कर रहे हैं। तो एक मंदिर ना हो करके अगर जब आप शिक्षा की बात करते हैं, बेरोज़गारी की बात करते हैं, तो एक हॉस्पिटल या फिर एक कोई संस्थान, शैक्षणिक संस्थान या कोई स्कूल खोलने के बजाय आप मंदिर खोल रहे हैं। मंदिर तो बहुत है देश में, मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है मंदिर की, लेकिन अगर उसकी जगह आप एक अस्पताल खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं, तो उसका ज़्यादा असर पड़ता है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। मंदिर एक निजी विषय है, जी बिल्कुल। या जो भी धर्म को मानते हैं, चाहे वो बौद्धिस्ट हो, जैनी हो, ईसाई हो, सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ये निजी विषय है। जी। और धार्मिक विषय भलाई का विषय है, नकारात्मक का प्रतीक नहीं है। ये हम दूसरे की भलाई के लिए बात करते हैं, जब दुआ करते हैं मस्जिद में या मंदिर में, जब हम प्रार्थना करते हैं तो किसी की खिलाफत में नहीं करते, और जो खिलाफत में बात करते हैं वो घटिया व्यक्ति होते हैं। तो अगर माननीय अखिलेश यादव जी किसी मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, तो उस निर्माण के पीछे किसी का वोट मांगना काम नहीं है, वो बेहतरी के लिए, लोगों के लिए। अगर लोग आएंगे उसमें बंदिश नहीं होगी, कोई इनका निजी मंदिर नहीं हो रहा है, उस मंदिर में सभी को प्रवेश होगा, सभी लोग प्रवेश कर सकते होंगे, सभी लोग प्रार्थना कर सकते होंगे, देश के लिए, तरक्की के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए, अच्छे माहौल के लिए। माहौल खराब करने के लिए, जैसे भगवान राम के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति करी, वोट मांगने की और माहौल खराब करने की। माननीय अखिलेश यादव जी या कोई भी समाजवादी पार्टी का या समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति नफरत की राजनीति नहीं करता है, सकारात्मक राजनीति करता है, देश की तरक्की की राजनीति करता है। और मंदिर और भगवान ये निजी विषय है और निजी तक ही रहने चाहिए, इसको राजनीति में नहीं लाना चाहिए। तो ये भी एक तरीके से उनका निजी विषय है। मंदिर निर्माण जरूर है, उन्होंने कुछ अपना अच्छा समझा है, उस अच्छे समझने में उन्होंने मंदिर निर्माण किया है, लेकिन लोगों की भलाई के लिए। उसको केंद्रित नहीं किया जाएगा कि वोट के। आप देखिए कितने लोगों को पता है कि माननीय अखिलेश यादव जी किसी मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। नहीं, अब जनता में यही चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि पहले बीजेपी पार्टी आई तो उन्होंने धार्मिक खेल खेले जनता के साथ। पहले अयोध्या बना, अब इतना बड़ा मंदिर बन गया है, उससे किसी जनता को मुझे नहीं लगता कि उन्हें कुछ मिला होगा, या शिक्षा मिली या उन्हें रोजगार मिला। लेकिन वो एक धर्म की राजनीति थी और जो अच्छे से फैलाई भी गई है। लेकिन अब सपा से हम ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि वो भी मंदिर ही बनाएंगे। हमें लगा था कि वो अगर कुछ अच्छा निजी काम भी करेंगे तो जनता के लिए करेंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे या शैक्षणिक स्थान बनाएंगे, जहाँ से जो निचले लोग हैं, जो मंदिर तो खैर एक आगे का विषय है कि वो शिक्षा ले सके, उसके बाद वहां तक पहुंचता मामला। देखिए, समाजवादियों को जब भी मौका मिला, श्रद्धेय नेताजी ने सैफई में सैफई अस्पताल बनाया, जो पूरे क्षेत्र को नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर भी, मध्य प्रदेश के लोग, राजस्थान के लोग भी सैफई मेडिकल कॉलेज का उपयोग करते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी को जब मौका मिला सरकार के रूप में, तो आजाद भारत में सबसे ज्यादा मेडिकल सीट्स अगर बढ़ने का काम हुआ तो उत्तर प्रदेश में। मेरा वही तो सवाल है कि मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूँ। और मेडिकल कॉलेजेस बनाए गए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कैंसर हॉस्पिटल के लिए कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण किया गया, जिसको अभी तक भारतीय जनता पार्टी राज्य में 7 साल और केंद्र में 10 साल पूर्ण कर चुकी है, लेकिन ठीक तरीके से व्यवस्थित तौर पर चालू नहीं कर पाए, क्योंकि कैंसर अपने आप में बड़ी बीमारी है। किसी गरीब को हो जाती है तो उसको इलाज करने में भी दिक्कत होती है। तो अगर सरकार बेहतर व्यवस्था देगी तो बेहतर काम होगा। माननीय अखिलेश यादव जी ने वो कैंसर अस्पताल बनाने का काम किया, और भी तमाम ऐसे स्वास्थ्य के काम किए। 18 लाख लैपटॉप दिए, जिससे आधुनिक तकनीक से बच्चा जुड़ सके और उस आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर सके बेहतर तरीके से। तो वो जितने भी काम है, महिला हेल्पलाइन के काम है, मेट्रो है, पर्यावरण के लिए 5 करोड़ पौधे लगा करके गिनीज बुक में नाम किया, एक्सप्रेसवे बनाया, ताकि स्पीड जब बढ़ेगी, किसी भी इकोनॉमी का थ्योरी यही होती है कि डबल द स्पीड ट्रिपल द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी अगर बढ़ानी है, हमें बेहतर देश तरक्की करना है, तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो बेहतर एक्सप्रेसवे देश में एक बड़ा उदाहरण जो सबसे पहले बना, रिकॉर्ड समय में बना, वो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व। तो ऐसे तमाम काम, अगर लखनऊ राजधानी की हम बात करें तो जनेश्वर मिश्र जी के नाम से जो पार्क बनाया गया, तो गरीब के लिए भी वो स्थान बनाया गया, कमजोर के लिए भी वो स्थान बनाया कि वो घूमे और महसूस करे कि जो आर्थिक रूप में मजबूत लोग भी इस्तेमाल करते हैं चीजों को, जो आनंद लेते हैं, वो गरीब कमजोर भी ले सके। तो उस तरीके का पार्क डेवलप किया, जिसमें संगीत के लोग भी आ सके, योग करने वाले लोग भी आ सके, खेलने वाले भी आ सके, हर एक के लिए एक स्थान दिया उसमें। आप जनेश्वर मिश्र पार्क में जाकर के देखेंगे तो हर एक के लिए स्थान है। तो सोच वो है कि हर एक व्यक्ति को सरकार कुछ ना कुछ दे, ना कि सरकार भेदभाव फैलाए, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, धर्म की राजनीति करे। सरकार के ये काम नहीं है। सरकार के काम है कि सब लोग मिलजुल करके बेहतर काम करें, देश की उन्नति हो, प्रदेश की उन्नति हो, भाईचारा बढ़े, नफरतें खत्म हो,
तरक्की हो, बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, बेहतर शिक्षा की व्यवस्था हो, बेहतर रोजगार की व्यवस्था हो, ये सरकारों के काम है। बेहतर जीने के तरीके हों, सुरक्षित माहौल हो, बच्चे अच्छे से रह सकें। लेकिन आप देखिए आवारा पुरुष जो पशु का मामला है, कौन सुरक्षित है आज उनसे? न किसान की उपज उससे सुरक्षित है, न शहर में चलने वाला व्यक्ति सुरक्षित है सड़क पे। तो ये सारी घटनाएं दिख रही हैं। पुलिस का जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, पुलिस संरक्षण में इस तरीके से लोगों का मारा जाना हो रहा है, पहले से बुलडोजर चला के आप घोषित कर देते हो कि अपराध है, तो फिर सरकारों का काम क्या? फिर तो कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही सारी चीजें चलाएंगी, क्योंकि आखिरी में न्याय तो वहीं से मिल रहा है। सरकार तो सीधे बुलडोजर चला करके आदमी को घोषित कर देती है कि ये आदमी अपराधी है, प्रमाण दे देती है समाज के बीच में। तो अब सरकार बची नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर सारा काम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कर रहा है। अगर सरकार को अपनी खाती बचानी है, जनहित के फैसले ले, बेहतर अच्छा माहौल बनाए, भाईचारा बना रहे, यही हमारे देश की तरक्की का काम है। नहीं तो आप चाहे श्रीलंका देख लें, बांग्लादेश देख लें, सभी जगह किस तरीके का माहौल है। हमारे देश को कम से कम लोकतंत्र की मजबूती है इस माहौल से बचाए रखने के लिए। एक आखिरी सवाल मैं करती चलूं, वीडियो काफी लंबी हो रही है। एक सवाल ये है कि जो जनता है, जनता में ये सोच है कि अगर समाजवादी की सरकार आती है तो वो ज्यादा हित में यादवों के काम करती है, क्या ये हकीकत है? नहीं, ये तो आप मीडिया के साथियों को समझना चाहिए। ये माननीय अखिलेश यादव जी ने बात कही कि ये हार जो हुई अभी उत्तर प्रदेश लोकसभा में, जो सीटें कम हुई है भारतीय जनता पार्टी की, ये माय चुनाव हारा है। जनता जो माय पे विश्वास करती थी, जो बड़ी ताकत बनाया उत्तर प्रदेश से, माय से मतलब मोदी और योगी, उसकी हार है। और हमारे ऊपर आरोप इसीलिए लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हमने इन सारे समीकरणों को तोड़ा है। हमने सर्व समाज को, सारी जातियों को, सबसे बड़ा उदाहरण हमने अयोध्या में फैजाबाद की सीट में दिया, जो सामान्य सीट, जो आरक्षित नहीं थी, वहां से आरक्षित वर्ग के व्यक्ति को चुनाव लड़वाया और जनता ने आशीर्वाद दिया, हमारी उस व्यवस्था को स्वीकार किया। जो माननीय अखिलेश यादव जी ने नारा दिया पीडीए का, जो पीडीए को अधिकार देने की बात की, जनता ने उसको स्वीकार किया और हम उसी नीति रीति पर लगातार काम कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने। तो ये थे सपा प्रवक्ता हमारे साथ यश भारतीय जी, जिन्होंने सारे अहम मुद्दों पर बेबाकी से जवाब दिया। और फिर हम जुड़ते रहेंगे और भी लोगों से और जनता के सवाल उनसे पूछते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पे विराम देते हैं। नमस्कार।